नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिस सड़क पर मैं इस समय खड़ी हूं, यह सीधा रास्ता जम्मू कश्मीर और उससे लगती हुई लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाता है, यानी पाकिस्तान से भिड़ंत की जगह। यह रास्ता अगर मैं उल्टा जाऊं तो यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां चीन से हमारा मुकाबला है, वहां की ओर जाता है। और भारत जिस जगह पर खड़ा है, वो जगह पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, क्योंकि हम सबसे बेमिसाल मुकाबला कर रहे हैं। भीष्म की गर्जना से बोफोर्स की धमक से चिनूक अपाचे की क्षमता से समुंदर में भारत की घेराबंदी से चिंता में है चीन। चीन गलवान के इलाके में थोड़ा पीछे गया है, तो चीन का मूवमेंट और मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए शक होता है कि चीन की नीयत कुछ और है। जिस तरीके से डेप्सांग प्लेन में और डेमचौक के इलाके में उसकी हरकत देखी जा रही है, ये साफ जाहिर होता है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। गलवान के हादसे के बाद चीन को एहसास हो गया है कि हिंदुस्तान वाकई जो कहता है वो करके दिखलाता है। भारत के गुस्से से, भारत के फैसलों से, भारत के तेवरों से, भारत की तैयारियों से सदमे में है पाकिस्तान। पाकिस्तान के फरेब से, चीन के विश्वासघात से, चीन पाकिस्तान की सामूहिक चालों से पूरी तरह गुस्से में है हिंदुस्तान। आपकी जितनी भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे हों, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे सशस्त्र सीमा बल हो, चाहे वो असम राइफल्स हो, उसको 6 महीने के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल फौज के अंडर दिया जाए। और हमारे को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान दूसरी तरफ से एक स्लेव कॉलोनी है चाइना का, और एक गीदड़ देश है जो चाइना की मूवमेंट या चाइना की हरकत या किसी भी हमले का एडवांटेज लेके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से भी सियाचिन और लद्दाख को, सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख को थ्रेटन करेगा। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्मी, आईटीबीपी, दे आर वेरी डेडिकेटेड फोर्सेस टू द नेशन एंड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस आवर बॉर्डर्स विल बी सेफ whatever may be the situation. Under dedication, our soldiers, our troops and the government, we all are committed to national integrity, sovereignty and it will be maintained at all costs. भारत के मुक्के के दायरे में चीन की नाक है और पैरों के नीचे दबा है छटपटाता पाकिस्तान। कहां तो पाकिस्तान ने ख्वाब बुने थे कि ड्रैगन पर सवार होकर भारत को नुकसान पहुंचाने का दशकों पुराना मंसूबा पूरा करेगा। कहां हालात ये हो चुके हैं कि अब खुद पाकिस्तान ड्रैगन की हालत का मातम मना रहा है। चीन के चेहरे से अब मुखौटा पूरी तरह हट चुका है और वो आतंकवादी सरगना की भूमिका में दुनिया के सामने बेनकाब है। भारत ने चीन को सीधा सीधा कह दिया है कि जो उनका रुख रहा है गलवान वैली पे और लद्दाख पे, उससे उनको पीछे हटना होगा। अगर भारत की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहे, जहां रूस और अमेरिका दोनों उनके पीछे रहें, चाहे किसी तरीके से, और मुझे लगता है हमारी कूटनीति में ये पॉसिबल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम किसी एक मिलिट्री पावर के साथ जो चाइना को आइसोलेट करना चाहता है उसके साथ ना रह के अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करें, अपनी बायलैटरलिज्म मेंटेन करें, तो फिर चीन को कोई ऑप्शन ही नहीं है इस बात को मानने पर। पाकिस्तान भी अब अपने चेहरे से नकाब हटाकर आतंकवाद के समर्थन में खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है। मुझे कभी नहीं भूलता एक वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाकया जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों की खींच ये है कि दोनों ही भारत के सामने अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे।
पाकिस्तान को भारत LOC पर मारता है, उसके पालतू आतंकियों को चुन चुन कर घाटी में मारता है, उसके जासूसों की गर्दन पकड़कर उन्हें कराची इस्लामाबाद उठाकर फेंक देता है, पाकिस्तान के उच्चायोग से 50% लोगों को बोरिया बिस्तर बांधकर आतंकिस्तान में लौट जाने को कहता है। ओसामा बिन लादेन दुनिया का एक खूंखार आतंकवादी था। ओसामा बिन लादेन ने हजारों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की और उस आतंकवादी को शहीद कहना, ओसामा बिन लादेन को शहीद कहने का मतलब है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। पाकिस्तान सरकार की नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने की है। गलवान में भारत के बलवानों ने चीनी हिमाकत की गर्दन तोड़ दी। अगर चीन ने धमकियों और दबाव के 1000 मोर्चे खोले हैं, तो भारत ने करारे जवाब के 1010 मोर्चे खोल दिए। हाथ, हिम्मत और हथियार, हर मोर्चे पर भारत ने चीन से कह दिया है, हम हैं तैयार। धोखा, साजिश और चालबाजी, ये तीन ही नेहाती बुज़दिली हरकत जो चीन ने हमारे देश के खिलाफ और सेना के खिलाफ LAC पर की हैं, इसका खामियाजा चीन को भुगतना होगा। गलवान में एक बहुत ही भली भांति सुयोजित तरीके से हमारी सेना ने इसका जवाब दिया और हमने चीन को पीछे किया, और मैं समझता हूं कि सेना इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे वो अभी स्टेलमेट हो पगांगसो पे, गलवान पे, या फिर आगे कोई और परिस्थिति उभर के आए जहां पर चीन अपनी चाल चले। मैं समझता हूं सेना बिल्कुल सक्षम है। पाकिस्तान को तो खैर भारत ने समय समय पर जिस तरह से धूल चटाई है, पाकिस्तान अब समस्या भी नहीं रहा हिंदुस्तान के लिए। उसके प्रायोजित आतंकवाद का भी खात्मा होता है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर उसे जवाब भी दिया जाता है। हाँ, चीन के साथ एक करार हो गया था कि लड़ाई नहीं होगी, लेकिन विश्वासघाती चीन अपनी तरह से जो करता रहा है, वो भी अब इतिहास बनने की कगार पर है। क्योंकि जिस तरह की तैनाती, जिस तरह के उपकरणों को भारत ने यहां लद्दाख में रखा है, वो चीन को परेशान तो बहुत कर रहा है। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति दुष्कर है, इसीलिए यहां पर भारतीय सेना ने ऐसे हथियारों को तैनात किया है जो पहाड़ और पठार की लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ हैं। चलिए आपको लद्दाख में तैनात उन 5 अचूक हथियारों की खूबियां बताते हैं जो एक पल में युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। ये वो टेस्टेड हथियार हैं जो युद्ध में भारत के गेम चेंजर हैं। टैंकों का अलग ही रुतबा होता है, लोहे के इन योद्धाओं की ताकत ही अलग होती है, और T-90 यानी भीष्म तो भारत का महाबली है, जिसके एक वार से दुश्मन कैंप पे तबाही मच जाती है। इसका कवच अभेद्य है और निशाना अचूक। दुश्मन के खिलाफ भीष्म भारत का अटूट भरोसा है, और यह भरोसा उनकी क्षमता से आता है। भीष्म को न परमाणु हथियार मार सकता है, न जैविक हथियार नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसकी सीमा में जो आएगा उसका बच पाना नामुमकिन है। इस टैंक की ताकत इसकी 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है। इस गन से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक लोडर है, फायर कंट्रोल सिस्टम है। दिन हो या रात ये टैंक दोनों समय लड़ने की क्षमता रखते हैं। अपाचे दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक वाले युद्धक हेलीकॉप्टर है। इनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। ये मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने वाले इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन की वजह से रेडार आसानी से नहीं पकड़ पाता। अपाचे में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फिट हो सकती हैं। इसके जरिए रॉकेट और ऑटोमेटिक कैनन गन को भी ले जाना बहुत आसान है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं। इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। इसे किसी भी मौसम में दिन और रात कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टारगेट चाहे रुका हुआ हो या चल रहा हो, अपाचे उसे पहचानने की क्षमता रखता है। सुखोई 30 MKI सभी मौसम में ऑपरेट करने वाला फाइटर जेट है। इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। सुखोई 30 MKI में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिससे दिन हो या रात अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में यह सक्षम है। इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है।
Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। यह हमला करने, एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट के मामले में बेहतरीन काम करता है। जहां पारा माइनस से बहुत नीचे रहता है वहां भी, और जहां सूरज शोले बरसाता है वहां भी यह शानदार काम करता है। ये दुश्मन के इलाके में ट्रूप इंसर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों की लड़ाई में तोपखाने की सबसे ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि ये एक पल में युद्ध की दिशा बदल देती है। भारत में जब भी जय जवान कहा जाता है तो साथ में जय किसान का नारा गूंजता है, लेकिन जय विज्ञान का नारा भी उतना ही जरूरी है। यहां पर हमारे भारत में विकसित आप वो हथियार देख सकते हैं जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा देता है। बोफोर्स नीचे से ऊपर बैठे दुश्मन को मार गिराने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है। इसकी खासियत यह है कि यह -3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के कोण तक के एंगल में निशाना साध सकती है। 1 मिनट में 10 गोले छोड़ सकती है और हल्के होने के कारण इन्हें युद्ध स्थिति में कहीं भी आसानी से और जल्दी तैनात किया जा सकता है। भारत अपनी एक एक परेशानी का ख्याल रख रहा है। सड़कों की कमी रहा करती थी सीमावर्ती इलाकों में खासकर, लेकिन भारत ने अब उन सड़कों को दुरुस्त करने का, उन्हें बनाने का काम शुरू कर दिया है ताकि फौज की गाड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कतें न आए। इसके साथ ही मोबाइल टावर्स, जिन्हें चीन एक चुनौती के तौर पर भी देख सकता है, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। यानी चीन कितने भी आंख तरेर ले, भारत झुकेगा बिल्कुल नहीं। लद्दाख के कुरुक्षेत्र में भारतीय सेना चट्टान की तरह खड़ी है। दुर्गम पहाड़ों पर शानदार सड़कें भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संचार की दुनिया में भी एक नई क्रांति की कोशिश हो रही है। लद्दाख के सीमावर्ती गांवों में संचार सुविधा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने तय किया है कि 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित किए जाए। लद्दाख के गलवान घाटी और चुशूल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो लेके हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनौती है चीन को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि यूएसओएफ के तहत मोबाइल सैंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल ले और करगिल दोनों के लिए जो सैंक्शन हुआ, उससे बहुत ज़्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। लिंगशेट जैसा है, क्यूमरका जैसा है, बॉर्डर्स के कुछ इलाका है जहाँ पे अभी भी नेटवर्क की नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये स्पेशली इस टाइम पे सैंक्शन होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। जी, चीन को इस इलाके में सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि गांव-गांव तक कनेक्टिविटी बढ़े। लद्दाख के 57 गांवों में संचार तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जबकि 87 गांवों में संचार सुविधा पहुंचाई जाएगी। लद्दाख में सरकार ने 54 मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दे दी है। इनमें करगिल में 19, लेह में 17, नुब्रा में 7 और जंस्कार में 11 मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव है। ये वो इलाके हैं जहां हर दम चीनी घात और धोखे का खतरा रहता है। ऐसे में संपर्क की आधुनिक सुविधा चीन से निपटने में मदद करेगी। भारत से जो पाकिस्तान की सीमा लगती है, उस छोर पर चीन हवाई अड्डों का निर्माण करने में लग गया है। अब उसकी मंशा तो इससे स्पष्ट हो रही है। भारत ने भी वहां पर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है, क्योंकि चीन का गुलाम है लगभग पाकिस्तान। उसके एक इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। भारत अपने किसी भी सरहद को अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा भारत 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एलएसी पर जहां भारतीय सेना चीनी सैनिकों को सबक सिखा रही है, वहीं एलओसी पर पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का जवाब दे रही है और घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को यमलोक पहुंचा रही है। हद तो यह है कि इन्हीं आतंकियों के आका के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मुझे कभी नहीं भूलता एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाकया
जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। इमरान का बयान पाकिस्तान का डीएनए है, इस बात को दुनिया भी पहचान चुकी है। यही वजह है कि हाल ही में वैश्विक आतंकवाद पर खर्च होने वाले पैसे की वित्तीय निगरानी करने वाले संगठन FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं सुधरा तो आजीवन ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तान कभी भी ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। जब से भारत ने पाकिस्तान के आका ड्रैगन की गर्दन मरोड़ी है, पाकिस्तान सदमे में है। इमरान के मंत्री तो इतना डर गए हैं कि उन्हें सपने में भारतीय सेना दिख रही है। हम अमन की बात करते हैं तो वजीरिस्तान में हम पे चढ़ाई हो जाती है, कराची में वाक़यात हो जाते हैं। आज पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है और इस पर आमादा हो चुकी है कि भारत किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। पाकिस्तान के आतंक चरित्र की ये तस्वीरें कश्मीर की हैं। पाकिस्तान में पाले गए आतंकियों ने शुक्रवार को कश्मीर के बिजबेहारा में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हुए। हमले में एक स्थानीय बच्चे की भी मौत हो गई। मतलब साफ है, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान के डर के पीछे मजबूत वजहें हैं। भारत ने पिछले दिनों यूं ही पाकिस्तान उच्चायोग को लेकर यह फैसला नहीं किया था कि उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आधी की जाए। पाकिस्तान ने जिस तरह से हाल के दिनों में कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को हवा देने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने शुरू किए थे, उससे भारतीय एजेंसियों के कान पहले ही खड़े थे। खुफिया एजेंसी को पता चला था कि पाकिस्तानी दूतावास आतंकी सेंटर की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इस सेंटर पर लगाम लगाना जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन के पास दिक्कतें नहीं है। हम चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ डील कर रहे हैं, तो चीन की समस्याएं तो इससे भी कहीं ज्यादा है। आज की तारीख में कोई भी देश अपने दुश्मन पर कितना भारी पड़ेगा वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला ये कि उसका अपने पड़ोसी देशों से कैसे संबंध है, दूसरा ये कि उसके मित्र राष्ट्र कितने हैं, और तीसरा ये कि उसके अपने देश में कितनी शांति है, कितनी आंतरिक शांति है वहां पर। इन तीनों पैमानों पर चीन को तोलकर हम समझाते हैं कि भारत के सामने वो कहां ठहर रहा है। भारत की इंटरनेशनल घेराबंदी से चक्रव्यूह में फंस गया है चीन। गलवान में भारतीय सैनिकों के साहस से टूट गया है चीनी सेना का मनोबल। चीन के भरोसे बैठे पाकिस्तान को भारतीय सेना का खौफ सता रहा है।
जापान से टशन के बाद समुद्र में नया मोर्चा खुलने से परेशान है जिनपिंग। घबराए चीन को अब तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में भी विद्रोह का डर सताने लगा है। कोरोना काल में पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन चुके चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय कूटनीति ने चीन को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया है। एक तरफ भारत के साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूरोपियन यूनियन में शामिल शक्तिशाली मित्र राष्ट्र हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ कंगाल पाकिस्तान। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने पहल नहीं की है, जो सच है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और सच ये है कि चाइना ने हमारे अगेंस्ट फोर्स डिप्लॉय किया है, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अगर चाइना के साथ कोई मुठभेड़ हो तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के सामने जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें से कुछ ना उठा पाए। इसलिए वो थोड़ा सा एक प्रिटेंस कर रहा है ताकि थोड़ी गहमागहमी वेस्टर्न बॉर्डर पे भी रहे और हमारे लिए उतनी तकलीफ हो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मात खा चुके चीन की घरेलू राजनीति में कोहराम मचा हुआ है। चीन को डर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि कमजोर हुई तो उसने जिन 6 देशों पर अवैध कब्जा कर रखा है, कहीं वो उसके हाथ से न निकल जाए। दुनिया जानती है कि चीन ने कैसे पड़ोसी देशों की जमीन हथियाकर खुद का विस्तार किया। चीन की हकीकत समझने के लिए आप इस मैप पर नजर डालिए। तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान यानी शिनजियांग प्रांत, इनर मंगोलिया यानी दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ, ये वो देश हैं जिन पर चीन ने जबरन कब्जा जमाया है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये चीन के कुल एरिया का करीब 43% है। चीन के तमाम पड़ोसी देशों में चीन की हरकतों और उसकी सीमा अतिक्रमण की गतिविधियों को लेकर बहुत रोष और गुस्सा है। आज चीन की इन्हीं हरकतों से देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, ताइवान और भारत में बहुत गुस्सा है। ताइवान में तमाम एक्सपर्ट और जनसाधारण से बातचीत के बाद मुझे ये लगा यहाँ पर सिर्फ नाराजगी ही नहीं बदभय का माहौल है। हालांकि अभी तक कोई कॉमन पॉलिसी देशों के बीच में नहीं बनी है, बट मुझे लगता है आने वाले समय में एक कॉमन पॉलिसी की प्रबल संभावना। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन को भूगोल का कैदी कहा जाता है, यानी उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो चाहकर भी सुपर पावर नहीं बन सकता। इसीलिए दशकों से विस्तारवादी नीति के तहत चीन अपना भूगोल बदलने की कोशिश कर रहा है। ये 3 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। गलवान नाला, चरसे जो पंगोंग झील की परली तरफ आता है, एक चुमुर। इनका चीन का ये मकसद है कि चुमुर से वो निकालेगा, उसका मकसद है कि हमारा हिमाचल की रोड को सप्लाई बंद करेगा, कटअप। ये कोशिश कर रहा है। पर आज तो हम लोग उनसे जीत सकते हैं, आपको लगता है हम इतना? जी हाँ, अभी तो बहुत कुछ है। वो 62 का इंडिया नहीं रहा जी। चीन के पहले कम्युनिस्ट नेता और संस्थापक माओ त्से तुंग ने कहा था, तिब्बत हमारी हथेली और लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 उंगलियां हैं। हथेली तो हमने ले ली, अब 5 उंगलियों को भी आजाद कराना है। कम्युनिस्ट चीन शुरू से इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है।
23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर कब्जा कर लिया। तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि चीन की जान तिब्बत में क्यों कैद है। सैटेलाइट से ली गई चीन की इन तस्वीरों में पूर्वी चीन का यह हिस्सा आपको हरा भरा नजर आएगा। बाकी जगह या तो पहाड़ है, पठार है या फिर रेगिस्तान। चीन क्षेत्रफल के मामले में भले ही भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी करीब 90% जनसंख्या पूर्वी चीन के इस हरे भरे इलाके में रहती है और उपजाऊ इलाके के लिए जिन नदियों से पानी आता है उसका स्रोत तिब्बत में है। यही वजह है कि चीन तिब्बत को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए पूरी दुनिया में कहीं भी तिब्बत का मुद्दा उठता है तो चीन की सांसें उखड़ने लगती हैं। भारत ने अगर चीन की इस दुखती रग पर हाथ रख दिया तो एक ही दांव से चीन चारों खाने चित्त हो जाएगा। तिब्बती लोग बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं, वहीं चीन जो है कम्युनिस्ट शासन पद्धति के तहत अपने को सेकुलर कहता है। पुराने जमाने में एक तरह से गुरु शिष्य का संबंध था चीन और तिब्बत को लेकर के, लेकिन चीन जो है इसको दूसरे रूप में तिब्बत को एक ट्रिब्यूटरी स्टेट मानता है, तो और अपना एक सुजनिटी जो है वो तिब्बत पे जताता रहा है। तो एक तरह का एक रस्साकसी चीन और तिब्बत के बीच हमेशा चलता रहा है। और जबकि भारत ने तिब्बत को चीन का एक अभिन्न अंग मान लिया है, इस पॉलिसी में कोई भी अगर चेंज आते हैं तो इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव होगा। इसलिए भारत सरकार को बहुत सोच समझ करके अपने स्थिति को, अपना जो पॉलिसी है उसमें विचार करना। चीन की सबसे बड़ी समस्या है उसके पड़ोसी। चीन की 14 पड़ोसी देशों से सीमाएं लगती हैं। इन 14 देशों में 3 देश हैं म्यांमार, लाओस और वियतनाम। चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित ये देश चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 1979 के युद्ध में वियतनाम ने जहां चीन को बुरी तरह से हरा दिया था, वहीं 1960 के दशक में म्यांमार के साथ भी उसकी एक झड़प हो चुकी है। इस झड़प में चीन के कई सैनिक मारे गए थे। इसके बाद ही चीन और म्यांमार के बीच सीमा को लेकर सहमति बनी। 79 में चाइना ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया क्योंकि वियतनाम कंबोडिया में कब्जा कर चुका था, लेकिन वियतनामीज फोर्सेस जनरल वॉन गैप के अंडर इतनी सशक्त थी, इतनी एक्सपीरियंस थी कि उन्होंने थोड़े ही दिन में चाइनीज आर्मी के दांत खट्टे कर दिए और लिमिटेड टाइम के बाद चाइना की फोर्सेस ने अपने को डिक्लेयर करके विक्टोरियस के एम अचीव हो गया और उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि वियतनाम आर्मी के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकते। म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इन 3 देशों की आर्मी अगर जोड़ दी जाए तो वो करीब 10 लाख है और चीन की जो आर्मी है वो करीब 25 लाख। इन तीनों ही देश से चीन का सीमा विवाद है, इसीलिए भारत से युद्ध के हालात में वो चाहकर भी अपनी पूरी सेना यहां से नहीं हटा सकता। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान बॉर्डर पर भी चीन ने बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। साथ ही दक्षिणी चीन सागर में भी उसके इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई जैसे देशों से सीमा को लेकर विवाद है। यहाँ चीन की सेना बड़ी संख्या में तैनात है, जिन्हें हटाना चीन के लिए खतरे से खाली नहीं। मोटा मोटा अनुमान है कि भारत के साथ युद्ध के हालात में चीन मोर्चे पर एक बार में 2.5 से 3 लाख से अधिक सैनिक नहीं उतार सकता, जबकि भारत को सिर्फ 2 मोर्चों पर पाकिस्तान और चीन से लड़ाई लड़नी है। देखिए, हम ये कहते हैं हमेशा कि चाइना के पास इतने हजार टैंक है, इतने हजार गन्स है, इतनी हजार एयरक्राफ्ट है, हमारे पास इतने 100 है करीब, लेकिन वो पूरी एक जो ताकत है, अगर उसके पास 3000 गन्स है तो क्या 3000 गन वो एक जगह ला सकता है? लेकिन वो कितनी लाएगा? 10 लाएगा, 20 लाएगा, 30 लाएगा, 40 लाएगा, 50 लाएगा, 100 लाएगा। 100 गन तो हमारे पास भी है ना। हमारे पास सोल्जर उसके 2.3 लाख की मिलियन की आर्मी है, हमारी उससे 1 मिलियन कम है, लेकिन यह पूरी 2.3 मिलियन एक जगह ले आएगा? वो 1 ब्रिगेड लाएगा, 2 ब्रिगेड लाएगा। क्या हमारे पास 1-2 ब्रिगेड नहीं है? चीन के अनगिनत दुश्मन है, सबसे दुश्मनी मोल ली है उसने। जमीन पर उसके दुश्मन है तो समुद्री दुश्मन भी उसके कम नहीं है। हम आपको ये भी बताते हैं कि चीन पर टूट का खतरा क्यों मंडरा रहा है।
चीन का एक प्रांत है शिनजियांग। पहले यह तुर्किस्तान का हिस्सा था। चीन ने 1949 में इस पर कब्जा कर लिया। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम हैं, जबकि 40% हान चीनी। उइगर लोग हान कल्चर से बिल्कुल अलग हैं। ये लोग लगातार चीन से अलग होने की मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि चीन उइगरों पर अत्याचार करता रहा है। इसके पीछे वजह है सिल्क रूट। चीनी व्यापार के लिए ये सिल्क रूट बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूट शिनजियांग प्रांत से होकर गुजरता है। शिनजियांग चीन के पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ एक प्रदेश है, जहां उइगुर इथनिक लोग निवास करते हैं जो कि मुस्लिम धर्म को मानते हैं। हाल में ही वहां पर जो है एक तरह का एक सेपरेटिज्म आया है, जो अपने को ईस्ट तुर्कमेनिस्तान को लेकर के अपने शिनजियांग जो है उसको एक अलग प्रदेश बनाने की कवायद शुरू हुई है। चीन इसको लेकर बहुत ही सेंसिटिव है और यहाँ एक तरह से एक रिलीजियस उग्रवाद भी पनपा है वहाँ पर, जो जिसको लेकर के चीन सरकार ने बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है, लेकिन यहां भी चीन के खिलाफ विरोध है, जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार लगातार दबा रही है। लद्दाख में भारत के साथ उलझे चीन को भारत के मित्र जापान ने समुंदर में खदेड़ दिया। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान ने सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों जापान ने इस द्वीप की प्रशासनिक स्थिति बदल दी, जिसके बाद चीन ने विरोध जताते हुए अपने तट रक्षक जहाजों को जापान की ओर भेज दिया, लेकिन चीन को लेने के देने पड़ गए। जापान ने चीन के जहाजों को खदेड़ दिया। इसके बाद से चीन और जापान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहा है कि दो बड़े देशों की लड़ाई में पड़ने की कोशिश कर रहा है। रूस और अमेरिका के बीच पुश्तैनी दुश्मनी है। अब रूस से चीन की भी दुश्मनी रही है, लेकिन रूस चीन के साथ खड़ा इसीलिए होता है क्योंकि अमेरिका से उसे अपनी दुश्मनी निकालनी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जब धमकियां मिलनी शुरू हो गई तो चीन को अपने वजूद के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अमेरिका ने एशिया की ओर भेजे जंगी जहाज। अमेरिका यूरोप से हटाकर एशिया भेज रहा सेना। भारत से चीन भिड़ा तो अब उसका होगा गेम एंड। ड्रैगन के पक्के इलाज की अब दुनिया ने तैयारी कर ली है। गलवान में भारत से भिड़ा चीन तो अमेरिका ने एशिया की ओर रवाना कर दिया अपना घातक जंगी बेड़ा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के अनुसार भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे चीन के कारण उनका देश यूरोप से अपनी सेनाएं कम करके दूसरी जगहों पर तैनात कर रहा है। पोम्पियो ने ब्रसेल्स फोरम में अपने एक वर्चुअल संबोधन के दौरान चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए बड़ा खतरा बताया। अमेरिका का मानना है कि चीनी हरकत से भारत, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन सागर के इर्द गिर्द खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले कुछ सालों में दरअसल चीन ने ये देखा और ये सोचा कि यूएस से जो एक एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसे धीरे धीरे करके बाहर होता जा रहा है और इससे चीन को वहाँ पर अपने कदम बढ़ाने के लिए एक बढ़ावा मिला। यूएसए के इस कदम से चीन को रोकने में मदद मिलेगी। एक तरफ अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ गया है तो दूसरी तरफ परंपरागत मित्र रूस से भी डील पक्की हो गई है।
भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा। रूस से भारत के दशकों पुराने सैन्य संबंध हैं। भारत के 70% हथियार रूस निर्मित हैं। भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है जो चीन और पाकिस्तान से युद्ध के समय गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे में जब भारत के लिए चीन बड़ी चुनौती बन गया है तो रूस के रुख पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अमेरिका पहले से ही भारत के साथ है। अगर रूस भी खुलकर भारत के साथ आता है तो चीन की कोई भी गलती उसे बहुत महंगी पड़ सकती है।